गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपकी क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज का जो क्लास होगा वो हम लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों के शक्तियों के बारे में कंपेयर करेंगे कि क्या राज्यसभा और लोकसभा इन दोनों में क्या डिफरेंट है, राज्यसभा को कितनी शक्तियां प्राप्त है और लोकसभा को कितनी शक्तियां प्राप्त है। ये सभी के बारे में हम अच्छा सा समझेंगे, क्योंकि पिछले क्लास में ही आर्टिकल 79, आर्टिकल 80 और आर्टिकल 81 के बारे में अच्छा से समझा दिया था। आर्टिकल 79 में संसद की चर्चा, आर्टिकल 80 में राज्यसभा और आर्टिकल 81 में लोकसभा, ये तीनों की चर्चा है। लेकिन क्या हमने लोकसभा और राज्यसभा के बारे में मात्र समझा था कि राज्यसभा में चुनाव कितने वर्षों से हो, कितने कर वर्ष के पश्चात होता है, लोकसभा में चुनाव कितने वर्ष के पश्चात होता है, लेकिन उनकी शक्तियां के बारे में नहीं समझाते कि कौन सी विधेयक लोकसभा में आया जा सकता है, कौन सा विधेयक लोकसभा में नहीं लाया जा सकता है, कौन सा विधेयक राज्यसभा से ही केवल प्रारंभ होंगे और किन्हीं भी सभा से प्रारंभ नहीं हो सकते। तो इसके बारे में आज हम अच्छे से समझेंगे, क्योंकि अगर एसएससी जीडी के एग्जाम को पास करना है तो उसमें आर्टिकल्स और शब्दों को खेल को समझना होगा कि लोकसभा राज्यसभा आपके बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास हो जाते हैं, महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हो जाते हैं उनके बारे में डिटेल से समझने के लिए। तो चलिए हम सबसे पहले अपने इस क्लास को अच्छे तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे कि राज्यसभा और लोकसभा क्या होते हैं। तो हम पिछले क्लास में आपको बता चुके थे कि राज्यसभा विघटित नहीं हो सकते, उसे विघटन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो हमेशा के लिए ही बनाए जाते हैं, क्योंकि उसका चुनाव जनता नहीं करता, इसलिए विघटित नहीं हो सकता। लोकसभा विघटित हो सकता है, क्यों? क्योंकि उसका चुनाव जनता करता है। अब आता है राज्य, इसलिए हम क्या कहते हैं, राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं, इसका नहीं होता है इसलिए। और इसलिए लोकसभा को हम अस्थाई सदन कहते हैं, क्योंकि उसका विघटित होता है, या तो निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। ये दोनों क्लियर है। अब देखते हैं कि इसे अप्रत्यक्ष सदन, इसे प्रत्यक्ष सदन कहा जाता है। राज्यसभा को अप्रत्यक्ष सदन, लोकसभा को प्रत्यक्ष सदन। तो राज्यसभा को अप्रत्यक्ष सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि राज्यसभा का जो चुनाव होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष मतलब जिसे हम चुन करके भेजे हैं, वह अधिकारी, वह मंत्री राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं, ना कि जनता चुनती है, इसलिए अप्रत्यक्ष सदन। लेकिन लोकसभा का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष होता है, जनता के द्वारा डायरेक्ट जनता वोट देते हैं, उस आधार पर लोकसभा में पीएम या तो प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं, इसलिए इसे प्रत्यक्ष सदन लोकसभा कहा जाता है। अब आते हैं शिक्षित का सदन, इसे अशिक्षित जनताओं का सदन कहा जाता है, क्योंकि जितने भी राज्यसभा में गए हैं वे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे अनपढ़ नेताओं का बोलबाला है लोकसभा में, इसलिए उसे जनता का सदन कहा जाता है, उसे जनता चुनती है, इसे जनता का सदन, यानी तुलना भी नहीं कर सकते कि पढ़े लिखे नहीं। लेकिन हाँ, लोकसभा में क्या है, मंत्रियों का बोलबाला है, जो कि एक तरह से उतने एजुकेटेड नहीं है, गलती से गलती उन्हें सलाह देने के लिए पुराने आईएएस ऑफिसर हो जाते हैं, ठीक है। अरे हम कहते हैं वृद्धों का सदन, और इसे युवाओं का सदन कहा जाता है। क्यों लोकसभा को वृद्ध युवाओं का सदन और राज्यसभा को वृद्ध ओल्ड बूढ़ा का सदन कहा जाता है? क्योंकि राज्यसभा की अधिकतम आयु 30 वर्ष होती है। हम राज्यसभा में तभी जा सकते हैं जब हमारी आयु 30 वर्ष रहेगी। राज्यसभा से चुनाव हम तभी लड़ सकते हैं जब हमारी आयु 30 वर्ष रहेगा। लेकिन लोकसभा में हम चुनाव तभी लड़ सकते हैं जब हमारा एज 25 ईयर होंगे। कितने होने चाहिए? 25 ईयर होने चाहिए लोकसभा के लिए। लोकसभा के लिए उम्र 25 ईयर्स होने चाहिए। एक होता है राज्यसभा को द्वितीय सदन इसलिए कहा जाता है, और लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है। प्रथम सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जनता लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से करती है, इसलिए उसे प्रथम सदन कहते हैं। और राज्यसभा का जो चुनाव होता है वह जनता अप्रत्यक्ष रूप से करता है, इसलिए द्वितीय सदन कहा जाता है। राज्यसभा में मंत्री नहीं बैठते, वहां सदस्य होते हैं, जबकि लोकसभा में मंत्री बैठते हैं। जबकि लोकसभा में क्या है? मंत्री बैठते हैं। राज्यसभा का कार्यकाल नहीं होता, वहां बैठने वाले सदस्य के कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, याद रखना है। राज्यसभा का क्या कार्यकाल होता है? नहीं, वहां बैठने वाले सदस्य का कार्यकाल होता है। लेकिन लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। उससे भी पहले लोकसभा को विघटन किया जा सकता है बहुमत
अगर कोई सरकार खोती है तो लोकसभा भंग कर दिए जाते हैं। यही होते हैं राज्यसभा और लोकसभा में एक तरह से अंतर स्पष्ट। अब देखेंगे कि राज्यसभा की शक्तियां और लोकसभा की शक्ति। तो सबसे पहले हम देखते हैं राज्यसभा की शक्तियां। तो हम देखते हैं आर्टिकल जब 69 जब हम राष्ट्रपति का महाभियोग आर्टिकल 61 में पढ़ा थे राष्ट्रपति पर महाभियोग, ठीक उसी प्रकार उपराष्ट्रपति पर महाभियोग जब लगता है वह केवल राज्यसभा से ही प्रारंभ होते हैं। किस सभा से? राज्यसभा से ही प्रारंभ होता है। एक चौथाई बहुमत पर क्या होते हैं? प्रारंभ होते हैं। लेकिन इसे दो तिहाई बहुमत पर इसे पारित कर देने पर उस उपराष्ट्रपति को उनके पद से लथिया देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है। एक चौथाई बहुमत से केवल उपराष्ट्रपति पर महाभियोग राज्यसभा ही प्रारंभ करेगा। राज्यसभा के अलावा लोकसभा इसका प्रारंभ नहीं कर सकता। क्यों राज्यसभा ही उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने की शक्ति है? क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वह राज्यसभा के सभापति होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं। जिस कारण जो है उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया वो का जो प्रारंभ जो होता है वह केवल राज्यसभा से ही स्टार्ट किए जाएंगे। राज्यसभा के अलावा किसी भी सभा से स्टार्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है। उसके बाद हम दूसरा शक्ति देखते हैं, लोकसभा भंग रहती है। यहाँ पे आपात लिख लीजिएगा। ठीक है, ये आपात है, आपात। मान के चलिए जब लोकसभा भंग हो जाता है, अब उस समय जब देश में आपातकाल की घोषणा करना होता है तो इसका अनुमोदन राज्यसभा करती है। लोकसभा तो अस्थायी सदन है, टेम्पोररी सदन है। लोकसभा कभी भी भंग हो सकती है, कभी भी 273 जिस सरकार के पास 273 बहुमत से कम हुआ अर्थात वह बहुमत खो बैठा है उसके सरकार को भंग कर दिया जाता है, भंग कर दिया जाता है। इस कारण से जब लोकसभा भंग होता है तो देश में इमरजेंसी आपातीय काल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो उस स्थिति में राज्यसभा आपातकाल शक्तियों का अनुमोदन करता है अर्थात पूरे देश में अब हमें राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करना है तो उसका अनुमोदन हम राज्यसभा से जाकर के लेंगे, ना कि लोकसभा से, क्योंकि लोकसभा भंग कर दिया गया है उस समय। समझ में आ गया? जब लोकसभा भंग रहेंगे उस समय राष्ट्रीय आपातकाल के लिए अनुमोदन राज्यसभा से ले सकते हैं। ये इनकी दूसरी सबसे बड़ी शक्तियां होती हैं। और उसी से रिलेटेड है आर्टिकल 249। कितना? आर्टिकल 249 में कहा गया है कि यदि देश में आपातकाल की सिचुएशन या परिस्थिति रहेंगे, पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू रहेगा, तो उस समय राज्य सूची पर 3 सूची होते हैं, आपको याद रखना है। संघ सूची, राज्य सूची और एक होती है समवर्ती सूची। तो राज्य सूची पर, तो उस समय राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा, क्या? राज्यसभा आरएस, राज्यसभा एलएस लोकसभा को दे सकती है। कि अब क्या कहेगी राज्यसभा? पूरे देश में तो राष्ट्रीय आपातकाल है, लोकसभा हम तुमको अधिकार देते हैं। हम है राज्यसभा, आप है लोकसभा, हम राज्यसभा हैं, हम कहेंगे आपको अधिकार दे रहे हैं कि आप पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल अभी लागू है तो आप राज्य सूची में अच्छा से बैठ के नियम कानून बना लीजिए। हम राज्यसभा आपको क्या कर दिए? अधिकार दिए राज्य सूची में कानून बनाने का। ठीक उसी प्रकार राज्यसभा क्या है कि लोकसभा को यह अधिकार देती है कि आप राज्य सूची में कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। क्यों? क्यों राज्यसभा में कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है? 1 वर्षों तक के लिए, 1 वर्ष के लिए देती है। और यह अधिकतम कितने समय तक के लिए देती है? 1 वर्षों के लिए देता है। अब बात आती है कि राज्यसभा क्यों लोकसभा को राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार देता है? क्योंकि आर्टिकल 249 कहता है जब भी देश में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाएगा उस समय राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा लोकसभा को सौंप देता है।
समझ में आ गया? ये तीन सबसे बड़ी शक्तियां राज्यसभा के पास, ये तीन बड़े अधिकार राज्यसभा को प्राप्त है। और चौथा सबसे बड़ा अधिकार है आर्टिकल 312 में अखिल भारतीय सेवा की चर्चा है। किसकी चर्चा है? अखिल भारतीय सेवा की चर्चा। आर्टिकल 312 में कहा गया है, यदि मान के चलिए अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत क्या कौन कौन से पोस्ट आ जाते हैं? आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये सारे पोस्ट आ जाते हैं अखिल भारतीय सेवा, जो कि केंद्र सरकार लाती है, वही ट्रेनिंग देती है और वही इसको पैसा, सैलरी और पोस्टिंग देते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए हमें अखिल भारतीय सेवा, यहां से याद रखना है, ये इसको अंडरलाइन कर लीजिए, अखिल भारतीय सेवा को हमें सृजन करना है। सृजन करने का अधिकार अब राज्यसभा इसका अधिकार फिर लोकसभा को देगी। यदि हमें अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना है तो उस समय राज्यसभा जो है इसका अधिकार लोकसभा को देगा। मान के चलिए हम राज्यसभा, आप लोकसभा, हम कहेंगे कि आपको अभी अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना है, तो क्या किया जाए भाई? तो हम कहेंगे हम राज्यसभा है तो तुमको दे दे रहे अधिकार, कि आपको पूर्ण अधिकार देते हैं लोकसभा, कि आप जाकर के अखिल भारतीय सेवा का सृजन अब कर सकते हैं। और राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही मिल करके इस पर नियम कानून बनाते हैं, इसका सृजन करते हैं। समझ में आ गया? तो ये चौथी सबसे बड़ी शक्ति राज्यसभा को प्राप्त है। अब हम पढ़ते हैं कि लोकसभा की शक्ति, लोकसभा की क्या क्या शक्ति है? बजट, बजट की चर्चा आर्टिकल 112 में हम आपको बाद में बताएंगे कि बजट क्या होते हैं, बजट कितने प्रकार के होते हैं। मात्र अभी इतना समझिए कि बजट, बजट जो है केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, राज्यसभा में भेजा जाएगा, राज्यसभा में भी भेजा जाएगा, परंतु मात्र वह 14 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? 14 डेज, 14 डेज के लिए ही राज्यसभा इसे अपने पास रखती। मान के चलिए राज्यसभा, लोकसभा हम है अभी, आप राज्यसभा बनिए, हम लोकसभा, बजट तो मेरे ही, हमको ही कोई देगा, कोई आके बजट हमको ही दिया। अब इस बजट को क्या करेंगे? हम आपको देंगे, आपको देंगे। आपको अच्छा नहीं लग रहा है बजट, अच्छा नहीं लग रहा है, इसको आप बदलाव करना चाहते हैं, लेकिन आप उसको क्या कर सकते हैं? अधिकतम 14 दिन तक ही रख सकते हैं। कहेंगे कि नहीं, इस बजट में बदलाव करो, परिवर्तन करो, क्या करो? परिवर्तन करो, इस कुछ व्यवस्था को हटाओ, बदलाव करो। लेकिन हम कहेंगे नहीं, हमको नहीं बदलना है, लोकसभा में है, हमको नहीं बदलने माने। आप बोले नहीं, बदल बदल, ठीक है, तुम्हारे पास तो कोई शक्ति नहीं है, इस बजट के प्रस्ताव या तो विधेयक को मात्र 14 दिन तक ही रख सकते हो, इसलिए तुम रखो, आप रख लीजिए इसको। अब उसके बाद 14 दिन के बाद स्वतः वह विधेयक मेरे पास आ जाएगा, अर्थात लोकसभा के पास आ जाएगा। अर्थात इसमें बजट की में राज्यसभा को किसी भी प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है, लोकसभा को प्राप्त है। लोकसभा में ही बजट प्रस्तुत किए जा सकते हैं। क्यों? क्यों लोकसभा में ही बजट प्रस्तुत किए जा सकते हैं? क्योंकि बजट पैसा होता है, मनी होता है, बजट यानी पैसा, मनी। और बजट और पैसा से संबंधित जितनी भी शक्तियां हैं वह केवल लोकसभा को प्राप्त है, क्योंकि लोकसभा के सदस्य, प्रतिनिधि या मंत्रियों का जो चुनाव होता है जनता करता है, जनता करती है। इस कारण से बजट केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। दूसरा है मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद के लिए केवल लोकसभा उत्तरदायित्व होगी कि मंत्री परिषद में क्या हो रहा है, हंगामा हो रहा है, मारपीट हो रहा है, लूट चमार हो रहा है, या तो फिर कुर्ता पजामा फाड़ हो रहा है, चाहे कुछ भी हो, एनीथिंग, प्रॉब्लम नहीं है। मंत्री परिषद के सदस्य को कंट्रोल करेगा प्रधानमंत्री, और कैसे करेगा, क्या नहीं करेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। उसका नियंत्रण लोकसभा कर सकती है, उसका उत्तरदायित्व लोकसभा होती है, ना कि राज्यसभा होती है। राज्यसभा इसका उत्तरदायित्व नहीं लेगी, हम इसका जिम्मेवार ले लेंगे, उसका मंत्री परिषद का पूर्ण जिम्मेवारी लोकसभा लेती है। दूसरी सबसे बड़ी शक्ति लोकसभा की। अब आते हैं तीसरी सबसे बड़ी शक्ति, संयुक्त अधिवेशन। इसकी चर्चा है आर्टिकल 108 में, संयुक्त अधिवेशन, 108 एम्बुलेंस। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन ये बहुत ही हार्ड है। जब किसी विधेयक पर, एक किसी विधेयक पारित किए जाते हैं, कोई विधेयक पारित हो गया,
अब क्या है, राज्यसभा उसे मानने के लिए तत्पर नहीं है। नहीं, यह विधेयक को हम नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। तो आप राज्यसभा और लोकसभा, हम दोनों, आप राज्यसभा हम लोकसभा, हम दोनों में क्या हो गए, भगदड़ हो गए। नहीं मान, आप बोलेंगे नहीं मानेंगे, आप मानिए, नहीं मानेंगे, आप नहीं मानिए, दोनों में वाद विवाद है, लड़ाई झगड़ा हो गया, मारपीट, एकदम फाइट फाइट हो गया, एकदम लाठी डंडा हो जा रहा है। आप राष्ट्रपति देखेंगे खिसा जाएंगे, साला ये दोनों जब बैठ के क्या कर रहा है, दोनों को एक एक थाप देंगे, बैठाएंगे दोनों सदन को, लोकसभा को राज्यसभा को भी। आप कहेंगे फैसला हम करेंगे, ना तुम ना मैं, फैसला कोई तीसरा व्यक्ति, राष्ट्रपति, दोनों को बुलाते हैं, तो इसी को बुलाना ही संयुक्त अधिवेशन होता है। अर्थात हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं, जो विवाद होता है, किसी भी विधेयक पर विवाद होता है लोकसभा और राज्यसभा पर, तो राष्ट्रपति वो दोनों को कान के पकड़ करके बुलाते हैं और उन दोनों के मध्य समझौता कराते हैं। समझौता नहीं हो रहा है तो उस पर बहुमत कराएंगे, चल ठीक है, इस विधेयक पर जिसके जिसके तरफ अधिक वोट या बहुमत पड़ेगा, उसी के लिए, उसी पर, उसी सदन का मान्य होगा, उसी सभा का इस विधेयक पर अधिकार होगा। तो इसमें लोकसभा जीत जाते हैं, क्यों? क्योंकि लोकसभा के पास 545 सीट है और राज्यसभा के पास 245 सीट है। तो सबसे अधिक वोट कौन सा सभा डाल सकता है, लोकसभा डाल सकता है, ना कि राज्यसभा। तो लोकसभा यहाँ पर विजयी होते हैं, जीत जाते हैं। यस, हम जीत गए, इसलिए संयुक्त अधिवेशन पर भी लोकसभा का बोलबाला होता है, राज्यसभा कुछ नहीं कर सकते। टुकुर टुकुर केवल क्या है, देखते रहते हैं। वोटिंग तो करेंगे, लेकिन वो जान रहे वोट करके क्या फायदा, हमारे पास तो उतना बहुमत ही नहीं है। बहुमत में इसमें होगा तो लोकसभा इसके बाजी मार लेंगे, ठीक है। तीसरी सबसे बड़ी शक्ति लोकसभा की, जिस कारण से यह विधेयक जो होता है वो लोकसभा के इच्छा अनुसार पारित होता है, जो चाहेगा वो लोकसभा। अब चौथा सबसे बड़ी शक्ति हो गई धन विधेयक। धन विधेयक, धन विधेयक क्या है, पैसा से संबंधित सभी विधेयक, धन विधेयक, मनी, पैसा संबंधी धन विधेयक। कैसे हम बता सकते हैं, बजट धन विधेयक, बजट किस विधेयक के अंतर्गत आ जाएगा, धन विधेयक अंतर्गत आ जाएगा। टैक्स धन विधेयक के अंतर्गत आ जाएगा। तो पैसा से संबंधित वे सभी विधेयक धन विधेयक कहलाते हैं। और इस धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पारित किए जाएंगे, क्यों? क्योंकि इस धन पर जनता का अधिकार है, जनता के कल्याण के लिए खर्च किए जाएंगे इस पैसा पर। इसीलिए तो हम नागरिक और जनता क्या होते हैं कि प्रधानमंत्री को चुनते हैं, ताकि हमारे देश को उन्नति को ओर ले जाए, हमारे भविष्य को अच्छा बनाए, हमारे के लिए सुविधाएं दे। और सुविधाएं कब देंगे, जब सरकार के पास मनी होगा, अर्थात धन होगा। तो इसी के लिए धन विधेयक पर अधिकार केवल लोकसभा को प्राप्त है, ना कि राज्यसभा। राज्यसभा खाली टुकुर टुकुर, क्या टुकुर टुकुर देखे जरा वाला गाना है, इसी के लिए राज्यसभा केवल टुकुर टुकुर क्या करते हैं, देखते हैं। और लोकसभा यहाँ पे मत से तरना के चलता है। तो ये होते हैं राज्यसभा और लोकसभा की शक्तियां, जिसे आपको सामना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। नहीं तो आपका दिमाग घूमता, ये राज्यसभा क्या है, ये लोकसभा की शक्तियां क्या है, ठीक है। इसके बारे में अच्छे से पढ़ा दिए। यदि आप इस पे स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप ले सकते हैं। तो आई होप आप मुझे, आपसे यही उम्मीद है कि आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझे। तो नेक्स्ट क्लास में हम इससे भी आर्टिकल 82 से समझना, आगे का समझना प्रारंभ करेंगे। आर्टिकल 79 में फिर से रिपीट संसद, आर्टिकल 78 में राज्यसभा, आर्टिकल 81 में लोकसभा। अब आर्टिकल 82 से कल समझेंगे। ये से सीजीडी की इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्लास के लिए आपको वेरी वेरी धन्यवाद। हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।